तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सिंह राठौड़ है और आप देख रहे हो प्लिन सर्विस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का अपना टॉपिक इंडियन हिस्ट्री रहेगा। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कौन सा काल हुआ था, पुरा पाषाण काल, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास आपको कहाँ पे यूजफुल रहेगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूं। तो ये क्लास मुख्यतः आरएस से रिलेटेड है। आरएस मेंस, आरएस प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। और उसके अलावा मैंने इतना ज्यादा डेप्थ में इसको कवर किया है, पूरी इंडियन हिस्ट्री को इतना ज्यादा डेप्थ में कवर करूंगा कि वो फर्स्ट ग्रेड में नेट जेआरएफ में भी काम आएगी, यूपीएससी में भी काम आएगी और अदर स्टेट पीसीएस सभी जगह काम आएगी। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, एसआई से हो जाए, चाहे सेकंड ग्रेड हो जाए, चाहे और भी कहीं पे भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सभी इनसे सोल्व हो जाएंगे। मैं हालांकि 100% गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन लगभग मैं मान के चलिए आपकी लगभग सारी चीजें यहां से कवर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया बाय गोपाल सिंह राठौड़, जो मेरा नाम है। अपन पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये डिवीजन किसने किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये डिवीजन किसने किया ये अपन देख के चलते हैं। तो सर ये जो डिवीजन है वो एक थॉमसन नाम से एक व्यक्ति रहे हैं, जिनका नाम थॉमसन रहा है। थॉमसन नाम से एक व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैंने बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पैलेओलिथिक एज भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज भी कहते हैं और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये पूरा पाषाण का मतलब ये ओल्ड स्टोन एज होता है। ये ओल्ड स्टोन एज है, ये मिड स्टोन एज है और ये न्यू स्टोन एज है दोस्तों। ये थॉमसन ने इनका वर्गीकरण किया। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पूरा पाषाण काल से, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होके 10,000 ईसा पूर्व तक आता है। इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो प्री ओल्ड स्टोन एज हो गया, मेच्योर ओल्ड स्टोन एज हो गया, पोस्ट ओल्ड स्टोन एज हो गया, इस तरह से इसको भी डिवाइड करते हैं। वो अपने ज्यादा यूज में नहीं आएगा। पूरा पाषाण काल की अपन हम बात करें तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है, सबसे पहले इसका एज 20 लाख से 10,000 बीसी तक मनुष्य का कर्मिक विकास हुआ है। इस कर्मिक विकास के चरण में सबसे पहले मनुष्य जो था आदिमानव के रूप में था। मैं पूरा पाषाण की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो मनुष्य है वो पूरा पाषाण काल के टाइम पे आदिमानव के फॉर्म में था। वो गुफाओं में रहता था और शिकार करके खाता था। शिकार में कच्चा मांस भी खाता था और बड़े पशुओं का शिकार करता था। ये उस टाइम पे मनुष्य आदिमानव के रूप में सारी चीजें काम करता था। उस टाइम पे सर हिम युग चल रहा था, पूरी पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। धीरे धीरे आते हैं तो बर्फ युग समाप्ति पर जाता है। यहाँ पे थोड़े से और पौधे विकसित होते हैं, यहाँ पे जाते कृषि स्टार्ट हो जाती है। वो मैं आपको इनमें बताऊंगा। पूरा पाषाण काल में जो मानव था, गुफाओं में रहना, घुमंतु क्यों था? क्योंकि बहुत सारे पशु होते थे, उनसे डर लगता था। इनके पास स्थायित्व का कोई साधन नहीं था, घर नहीं थे। उस टाइम पे कृषि का विकास नहीं हुआ था, तो एक जगह रुककर कृषि नहीं कर सकते थे। शिकार करते थे। तो दिमाग में आता है शिकार क्यों करते थे? तो अभी भी अपन देखते हैं, यदि किसी को कुछ नहीं मिले तो अंत में वो क्या करता है? नहीं मिले मतलब कोई फूड नहीं मिले, एक बेसिक नीड होती है मनुष्य की, एक बॉडी की बेसिक नीड होती है कि उसको खाना चाहिए, जिससे उसकी मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे उसका शरीर में वृद्धि होगी, उसका दिमाग चलेगा। सारी चीजें भोजन पे डिपेंड करती है। फिर वो भोजन एक नॉन वेज होता है, एक वेज होता है।
ये दोनों का यूज करते थे। नॉन वेज में ये बड़े बड़े पशुओं को मार के खाते थे, जिराफ हो गया, ऊंट हो गया, इन चीजों को मार के खाते थे, हाथी को मार के खाते थे। फल फ्रूट्स यदि उस टाइम पे कोई होते थे तो उस टाइम पे तो उसका यूज करते थे। तो इनको मारने के लिए क्या करते थे, पशुओं को मारने के लिए क्या करते थे, तो पशुओं को मारने के लिए उन्होंने पत्थरों को उपयोग में लिया। तो ये कहते हैं कि उस टाइम पे आदिमानव में दिमाग नहीं था, तो उन्होंने पत्थर का आविष्कार कैसे किया या फिर पत्थर का उन्होंने उपयोग कैसे किया। तो हो सकता है उनके पास में कोई एक जानवर आया होगा, उन पर उस जानवर ने अटैक किया होगा, और उस जानवर से अटैक करने के लिए एड्रेनलिन उस टाइम पे प्रवाहित होता है। तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ उसने ऐसे देखा होगा, देख के उसने उस चीज को उसके ऊपर पत्थर से मारा होगा। तो मारने पे वो पत्थर से या तो जानवर भाग गया होगा, या फिर क्या हुआ होगा कि वो जानवर मर गया होगा। जानवर मर गया तो उसको भूख लगी होगी, भूख लगी होगी तो उस जानवर को उसने चीर फाड़ के उसको खा लिया होगा, उससे भूख मिट गई होगी, अच्छा लगा होगा उसको। इस तरह से बड़े पत्थरों का यूज इस तरह से हुआ अपनी आत्मरक्षा के संदर्भ में। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो क्या कर रहा था, पत्थर फेंक रहा हुआ होगा। पत्थर फेंका तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे टकराया, पत्थर पे टकराने से क्या हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी उत्पन्न हुई तो हो सकता है आसपास में कोई घास फूस होगा जो सूख गया होगा। उस घास फूस में आग लग गई होगी, बहुत बड़े एरिया में आग लग गई होगी, और उस एरिया में आग लगी तो खुद पशु भाग गए होंगे, जो कि उनके जान को पशु इन पर निर्भर रहते थे और दूसरे पशु पर निर्भर रहते थे, और ये पशु पर निर्भर रहते थे। पशु बहुत सारे भाग गए होंगे, इनकी आत्मरक्षा हो गई होगी। और इसके अलावा क्या हुआ होगा, कोई पशु उसमें जल गया होगा, तो उन्होंने कच्चा मांस तो खाया ही था, उन्होंने एक बार उसको टेस्ट किया होगा तो उनको और ठीक लगाया होगा। तो उन्होंने अग्नि का आविष्कार सीख लिया कि पत्थर को ऐसे भिड़ाएंगे तो अग्नि उत्पन्न होगी, उससे अपन जानवर को भगा भी सकते हैं, जानवर को मार भी सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं। इस तरह से उन्होंने मांस पका के खाने लग गए होंगे। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा आविष्कार हो, या फिर कहूंगी मैं इस पूरी प्लानिट का सबसे बड़ा आविष्कार कहा जाता है अग्नि का आविष्कार, फायर का आविष्कार उस टाइम पे हो गया। ये सारी चीजें इस टाइम पे हुई। उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ में बता देता हूं सारी बातें। 20 लाख वर्ष पूर्व पीडीएफ लिख के लाया हूं जिससे कि ज्यादा लिखना नहीं पड़े, टाइम वेस्ट नहीं हो। बर्फ युग अपने अंतिम चरण में था, पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी, बड़े पत्थर के औजार थे, हैंड एक्स। हाँ, तो हैंड एक्स क्या होती है, हैंड एक्स एक पत्थर का औजार होता है जो कि नीचे से थोड़ा अंडाकार गोलाकार में होता है, ऊपर से तीखा होता है। अब ये दिमाग में आना चाहिए कि हैंड एक्स ही क्यों, हैंड एक्स इसलिए कि उनके पास अभी तक बुद्धि इतनी समृद्ध नहीं हुई थी कि किसी बाण, वो जो होता है धनुष बना ले, इतनी समृद्ध नहीं थी कि छोटे पत्थर हो उनके पास। उन्होंने बड़े पत्थर थे। बड़े पत्थर का मतलब इतने बड़े पत्थर भी होंगे जिसकी अपन साइज मान सकते हैं 1 किलो 2 किलो वजन के हिसाब से। बड़े बड़े भी हुए होंगे जिनका वेट ज्यादा होगा, जिनका साइज भी ज्यादा हो सकता है, 1 फुट का कोई होगा। तो हैंड एक्स क्या था, ऊपर से ऐसे कोई तीखा था और नीचे अंडाकार था। हो सकता है उनके हाथ में कभी एक पत्थर रहा होगा जो तीखा हो रहा होगा, कोई जानवर आया उस पर अटैक किया, जानवर एक बार में खत्म हो गया। तुमने देखा यार ये बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने हैंड एक्स बनानी स्टार्ट कर दी। हैंड एक्स क्यों कहते हैं कि हाथ में लेकर उसको यूज में करते थे, किसी लकड़ी पे या फिर किसी औजार पे नहीं लगा हुआ था। ये हैंड एक्स का आविष्कार हो गया। क्लेवर चीरने वाला औजार होता है, ये सारी चीजें उस टाइम पे मिली। पुरापाषाण युग की बस्तियां भी मिलती है, कश्मीर घाटी में मिलती है, पहलगाम से एक हाथ की कुल्हाड़ी भी मिलती है। ये पुरापाषाण काल हो गया। ये मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, ये हैंड एक्स है, ये चीरने वाला औजार है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब आगे कि इसकी बस्तियां कहां कहां मिली है, उसके अलावा भी और बस्तियां कहां कहां मिली है और कहां पे इनके औजार मिले। तो पूरे भारत में इनके औजार मिले। पूरे भारत में अपन राजस्थान से स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान में बनास नदी हो गई, उसके अलावा चंबल नदी के घाटी पे आसपास मिल जाते हैं। अपन गुजरात में जाते हैं तो ताप्ती नदी आती है, उसके अलावा नर्मदा नदी आती है, वहां पे मिल जाते हैं। अपन साउथ में जाते हैं, तो भीमा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, वो चीजें। अपन ईस्ट में जाते हैं तो ईस्ट में क्या देखते हैं, ईस्ट में एक बात यह कि नदी के किनारे मिल रहे हैं। तो ईस्ट में नदियां स्वर्ण रेखा नदी हो गई, दामोदर नदी हो गई, ये सारी चीजें ये बता दिया मैंने आपको। गुजरात में साबरमती माही हो गई, ताप्ती भीमा, दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी, पूर्वी भारत में दामोदर स्वर्ण रेखा नदी हो गई। थार नदी किनारे भी एसोसिएशन हाथी कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। हाथी कुल्हाड़ियां कौन सी, जो आरंभिक हिमयुग के दौरान कुल्हाड़ी थी प्रारंभिक, उसको एसोसिएशन कहते हैं।
जीवनी अपन मैंने बताया शिकार और संग्रह करते थे। शिकार में जिराफ हो गया, भैंसा हो गया, गाय हो गई, हरिण हो गया, सुअर हो गया, ये सारी चीजें। अब एक बड़ी कलाकारी ये हुई इस टाइम पे, गुफाओं में रहते थे, एक दूसरे को देखते थे या फिर किसको देखते थे, जानवर को देखते थे। उन्होंने उसकी नकल करना स्टार्ट किया होगा कि यार इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन गुफाओं में के अंदर ही, उन गुफाओं के अंदर ही क्या किया, इसको खुरोचना स्टार्ट किया, जिससे कि दूसरे मानव की आकृति बन सके या फिर आसपास के जानवरों की आकृति बन सके। तो इस टाइम की चित्रकारी प्राप्त होती है। तो अपन कहते हैं कि पुरापाषाण युग में चित्रकारी का आविष्कार हो गया था। उत्तर पुरापाषाण काल में इसकी स्टार्ट हो गई थी। ये अपन देखते हैं साक्ष्य कहां मिलते हैं। अपन किसी चीज की बात कर रहे हैं तो किसी के आधार पे कर रहे हैं, तो अपन को यह पता होना चाहिए कि इसके साक्ष्य क्या है। तो अपन भारत में देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहां पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। गुफाओं की बात करूं तो भीमबेटका गुफा, और उसके में मैं एक चित्र लेके भी आया हूं। आप देखोगे एक छोटे बच्चे ने कोई पेंटिंग की होगी, इसको रॉक पेंटिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, गुफाओं में पत्थर को कुरेद कर या पत्थर पे उन्होंने पेंटिंग की, इसलिए इसको रॉक पेंटिंग कहते हैं। ये देखिए आप, पत्थर पर की गई चित्रकारी, ये उत्तर पुरापाषाण काल में स्टार्ट हो गया था। भीमबेटका में मिलते हैं, बड़े बड़े चित्र होते थे 2 से 3 मीटर, ये सारी चीजें। ये देख लीजिए, चित्र देख लीजिए आप, जिसमें कोई आपको लंबी नार का कोई जिराफ दिख रहा होगा, कोई हरिण दिख रहा होगा, ये कोई उसके जैसा कोई आदिमानव होगा जो यहाँ पे ये किसी को हिरण को मार रहा है। इस तरह से ये सारी चीजें हुई होंगी। अब दोस्तों मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है। यहां तक कैसे लगी क्लास, बताना। अच्छी लगे तो शेयर वेयर भी कर देना, नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो घुमंतु लोग थे उनमें धीरे धीरे और बुद्धि आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी कोई पत्थर उनके हाथ में रहा हुआ होगा, पत्थर से किसी जानवर को मार रहे होंगे, तो पत्थर से पत्थर जैसे टकराया तो चिंगारी निकली थी, तो हो सकता है पत्थर से पत्थर टकराने पर एक छोटा पत्थर बन गया होगा। अगली बार क्या हुआ होगा, कोई जानवर उनके पास में आया होगा, तो बड़ा पत्थर फेंकने में दूर होता है, दूर नहीं फेंका जा सकता क्योंकि भारी होता है। छोटे पत्थर को उन्होंने फेंका होगा, दूर लंबी दूरी तक चल गया होगा, लंबी दूरी तक शिकार हो गया होगा, लंबी दूरी से उन्होंने अपने शिकार को भगा दिया होगा, अपने को जो शिकार कर सकता उसको भगा दिया होगा। तो उनको समझ में आया कि छोटे पत्थर बड़े पत्थर से भी ज्यादा उपयोगी है, बड़े पत्थर से बड़े जानवरों का शिकार किया जा सकता है, छोटे पत्थर से छोटे जानवर का शिकार किया जा सकता है। तो छोटे पत्थर को फेंके उन्होंने उस जानवर का शिकार कर लिया होगा जो छोटा है। तो इस टाइम पे एक चीज ये हुई कि इस टाइम पे छोटे जानवरों का शिकार भी स्टार्ट हो गया दोस्तों। जो बड़े जानवरों का शिकार होता था वो अब छोटे जानवरों का शिकार भी होना स्टार्ट हो गया। लघु पाषाण उपकरण हो गए, मैंने बताया छोटे पत्थर, लघु पाषाण, इनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं, माइक्रोलिथ्स, इनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। तो आगे अपन देखते हैं ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड है कि यहां से यहां ने हमें जो सारी घटनाएं घटित हुई इससे इसमें चेंज हो गया। मैंने बताया आपको कि बर्फ युग अपने अंतिम चरण में था, तो तापमान बढ़ा होगा तभी बर्फ पिघली होगी, तो बर्फ पिघली, तापमान बढ़ा, परिस्थिति परिवर्तन हुए, जिससे नए नए पौधे विकसित हुए, नए नए जानवर विकसित हुए। ये उस टाइम पे ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा इस टाइम पे उन्होंने एक पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। पशुपालन अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन दिमाग में आता है कि पालतू पशु किसी ने रखा होगा तो क्या रखा होगा। तो उस टाइम पे क्योंकि हल जोतने का सिस्टम नहीं था, तो अपन ये नहीं कह सकते कि उसने गाय को रखा होगा या फिर उन्होंने किसी बेल को रखा होगा। लेकिन उस टाइम पे ये जरूर है कि वो शिकार करते थे। तो अब भी अपन गांव में देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कुत्ते को रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि अपने घर की सुरक्षा हो जाए,
इसके अलावा गांव में नॉनवेज खाने वाले लोग ये भी करते हैं कि हिरण को मारने के लिए अपने यहाँ पे कुत्ते का रखते हैं। तो यहाँ पे भी अपन एक ये वर्तमान से जुड़ी हुई एक चीज देखते हैं कि इन्होंने भी कुत्ते का सबसे पहले पालतू पशु के रूप में उपयोग किया। तो यहां पे कुत्ते को पालने लग गए थे। एक इनमें जैसे मैंने बताया कि पत्थर को फेंका होगा, तो पत्थर को जब इन्होंने फेंका तो पत्थर को फेंकते ही उन्होंने देखा किसी लकड़ी में जाके लग गया होगा, किसी सूखी लकड़ी में जाके लग गया होगा, तो उसमें फंस गया होगा। तो उन्होंने उसको लेके कभी किसी दूसरे लकड़ी को फेंका होगा, तो उन्होंने देखा कि इससे ज्यादा टॉर्क मिलता है, तो जाके वो ज्यादा जो धनुष टाइप में होता है कि उन्होंने धनुष का इस तरह से आविष्कार कर लिया। धनुष का आविष्कार किस तरह से? लकड़ी में लग गया हो, लकड़ी को फेंका होगा, लकड़ी को फेंका दूर तक गई होगी, दूर तक गई होगी तो वहां पे ज्यादा बल से किसी पशु पे प्रहार हुआ होगा और पशु मर गया होगा। इस तरह से धनुष का इन्होंने आविष्कार कर लिया। तो इसे बोलते हैं कि इस काल में धनुष का आविष्कार भी हो गया था। और जो औजार थे उनको लकड़ी पे आगे लगाने भी स्टार्ट कर दिया था। जब लकड़ी पे लगाया तो उन्होंने किसी पक्षी का आविष्कार भी कर लिया होगा, धनुष से ऐसे बाण चलाया होगा और पक्षी मर गया होगा, या फिर हाथ से एक लकड़ी पे लगाया हुआ औजार फेंका होगा और उस तरह से पक्षी मर गया होगा, दूर से फेंका जा सकता था। ये सारी चीजें, ये मैंने बताया आपको सारी चीजें। तकनीकी में परिवर्तन होने, माइक्रोलिथ्स हो गए, छोटे को भी वो शिकार होने लग गया, पक्षियों का भी शिकार शुरू हो गया। औजार मैंने सूक्ष्म आकार के बताया आपको। इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये लूनेट है, जैसे लूनेट मतलब अर्धचंद्राकार, एक ये होता है ऐसे, इसमें क्योंकि 3 कोने हैं त्रिभुजाकार भी कहते हैं इसको। स्कारपर हो गए, ऐसे बहुत सारे। देखो ये लकड़ी के ऊपर लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ब्लेड, क्रोड, लूनेट, वो मैं ट्रेपेज मैंने बताया आपको। एक ये एक लाइन आती है कि मध्य युग में औजार बनाने की तकनीक जो है उसको फ्लूटिंग कहते हैं। ठीक है, बस्तियां तो अपन राजस्थान हिस्ट्री में भी एंशिएंट राजस्थान पढ़ते हैं तब देखते हैं कि सोजत हो गया, तिलवाड़ा हो गया। यहां पे क्या मिलती है? ये पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। तो ये हो गया बागोर, कोठारी नदी के आसपास में, वहां पे भी मिलते हैं। इसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं अपन, ये हो गया यहां तक मध्य पाषाण काल। अब ओपन करेंगे नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद में नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में नवपाषाण काल, पहले तो इसकी टाइमलाइन 8000 बीसी से 4000 बीसी। अब जब ये जंगलों में घूम रहे थे तो उन्होंने एक जगह पे कुछ ऐसी फसल देखी होगी, क्योंकि ये फसलों पे भी डिपेंडेंट थे, मतलब पौधों के फलों वगैरह पे डिपेंडेंट थे। उन्होंने उसको खाया होगा, उनको अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने वहां पे बीज पड़े देखे होंगे, वो धीरे धीरे अंकुरित हुए होंगे। उसको देख के उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो चीजें वहां पे हो रही थी वो चीजें अपने वहां से उठा के अपने एरिया में भी करनी स्टार्ट की। इस तरह से उन्होंने कृषि का आविष्कार भी कर लिया। और एक साक्ष्य से ये मिलता है कृषि का आविष्कार पूरी दुनिया में सबसे पहले कहां हुआ, तो मिस्र में नील घाटी है, नील घाटी, वहां पे दिखता है अपन को, नील घाटी के आसपास दिखता है। और उसका टाइमलाइन बताया जाता है 12500 बीसी। और फसल बताई जाती है जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, ये हर चीजें हुई। कृषि आरंभ हो गई, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गए थे उस टाइम पे। एक नियोलिथिक एज जो है उसका नाम किसने दिया, तो एक जॉन लुबोक नाम से एक व्यक्ति रहे, उन्होंने इसका नाम दिया। एक इनकी बुक है प्रीहिस्टोरिक, उसमें इन्होंने नाम दिया है प्रीहिस्टोरिक टाइम्स नाम से, एक 1865 के आसपास लिखी गई है।
अब इस टाइम पे कृषि आविष्कार हो गया। कृषि का आविष्कार हो गया तो क्या चेंज होगा? कृषि का आविष्कार होगा तो ये चेंज होगा, कृषि ऐसा तो है नहीं कि आज अपन ने बोया और शाम को काट लिया फिर कल काट लिया, उसके लिए तो आपको एक जगह पे रहना पड़ेगा। तो इस टाइम पे सामुदायिकता आ गई, इस टाइम पे लोग एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए, जीवन स्थायी हो गया। पहले जो घुमंतु थे उसके बाद में अर्ध घुमंतु हुए, बाद में एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने बस्ती बनानी स्टार्ट कर दी। कृषि का आविष्कार हुआ तो ये सारी चीजें हो गई। तो देख लीजिए 8000 से 4000 बीसी पशुपालन मृद भांड बनाना, कृषि आरंभ हो गई। एक चीज और, ये किसी पहाड़ पे रहे होंगे, जब पहाड़ पे खड़े थे तो उन्होंने एक पत्थर देखा होगा, पत्थर गोलाई के आकार में होगा, तो वो गिर गया तो लंबी दूरी तक चला गया, तो उन्होंने देखा एक गोल पत्थर जो होता है बहुत लंबी दूरी तक अपने आप चला जाता है, उसमें जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हो सकता है किसी पशु पे जाके भिड़ गया होगा तो ये पशु मर गया होगा। तो इन्होंने सबसे पहले गोल चीज देखी, गोल चीज आसानी से ट्रेवल की जा सकती है, तो उस टाइम पे व्हील का आविष्कार भी हो गया। ऐसे कहते हैं दूसरी सबसे बड़ी दुनिया की फर्स्ट सबसे बड़ी अपन फायर मानते हैं आविष्कार, तो दूसरा मानते हैं व्हील का आविष्कार, जिससे आज का जनजीवन फर्स्ट गति से चल पा रहा है। ये सारी चीजें हो गई, व्हील डिस्कवर्ड हो गया। किसी के शख्स से नील घाटी वाला मैंने बता दिया आपको। भारत में मेहरगढ़ नाम की एक साइट हुई है जो कि पाकिस्तान में आती है इस टाइम पे, मेहरगढ़। अब दोस्तों यहां तक की जो कहानी थी वो हालांकि आरएस मेंस और प्रीलिम्स में नहीं आएगा, उसके सिलेबस में यह नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड है, अदर स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, या फिर और किसी भी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी एग्जाम हो, हालांकि अपना मेन फोकस पीसीएस एग्जाम्स में है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि जानकारी जुटाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ये लगभग सभी जगह उपयोग में आएंगी। मैंने पहले भी आपको बोला था कि 100% की मैं वादा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी लगभग क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। अब मेन सिलेबस स्टार्ट होता है यहां से, और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले एक एज और आता है, चालकोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल, उसमें तांबे का आविष्कार हो गया था, जिससे जनजीवन में औजार अच्छे बन गए, तो उनका जनजीवन थोड़ा और सुलभ हो गया। उस टाइम पे कृषि थोड़ा और अच्छे से समृद्ध हुई, थोड़ा लोग और सामुदायिक होने लगे। वो कि 6000 बीसी से लगभग 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। इनकी टाइमलाइन पे मत जाना। क्यों नहीं जाना टाइमलाइन पे? क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई है, तो यदि क्वेश्चन स्टेटमेंट में इनके आसपास का आता है तो वो अपन लगभग सही माना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता अपन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में जब देखा कि ये साइट्स कहां कहां पे मिल रही है, तो हमने देखा एक सिंधु नदी है, एक भारत का अपन यदि मैप बनाऊं, तो यहां से सिंधु नदी होती है, ये यहां पे जाके इस खाड़ी में गिर जाती है। तो शुरुआत के जितने भी अपन देखते हैं साइट्स कहां पे मिली है, गुजरात में बहुत सारी साइट्स मिली है, यहां पे बहुत सारी साइट्स मिली है, सारी की सारी साइट्स लगभग सिंधु नदी के आसपास में मिली है। तो इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो इसका भी यही रीजन है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में क्या पाया कि सबसे पहले जो जहां पे एक्सकेवेशन किया गया था वो एक हड़प्पा नाम की जगह थी, इसलिए सबसे पहला स्थल होने के कारण इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। एक इसका नाम ब्रॉन्ज एज भी है। ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं? तो इस टाइम के जो उपकरण मिलते हैं वो कांसे के मिलते हैं। कांसे जो हिंदी का वर्ड है और ब्रॉन्ज जो इंग्लिश का वर्ड है। ब्रॉन्ज का मतलब ये होता है कि तांबे और मिश्र धातु का इस टाइम पे आविष्कार हो गया था। तांबे और टिन, तांबे और टिन, कॉपर और टिन, इन दोनों को मिला के बनता है, जिसको अपन ब्रॉन्ज कहते हैं। ये हो गया, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि तांबा राजस्थान से मिलता था, टिन अफगानिस्तान से मिलता था। अब एक इसको, क्योंकि कनिष्क ने यहां पे एक स्तूप बनाया था, इसलिए इसको स्तूप टेला भी कहते हैं।
उसके साक्ष्य मिलते हैं। ये सारी चीजें ये बता दिया मैंने आपको। नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक जो ज्ञात स्थल हैं वो इसी नदी के किनारे मिले हैं। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है कि इसका जो हड़प्पा है वो सबसे पहले ज्ञात किया गया था, सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था। अब इसका कालक्रम देखते हैं। तो अपन क्या पढ़ते हैं कि दुनिया में, अपन पढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी जो सभ्यता है, अपन जगह पढ़ रहा कि दुनिया में શું पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है। किस जगह है? मिस्र में, इजिप्ट में। ये दो नदियों के किनारे हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। एक का नाम है टिग्रिस, एक का नाम है यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स इन नदियों के किनारे हैं। अपन ये पढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है, लेकिन कुछ ऐसे अभी सर्वे आ रहे हैं, कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं वो ये प्रकाशित कर रही है पिछले 10-15 साल से कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अभी तक अपने यहां पे सिलेबस में ये चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी अपन ये पढ़ रहे हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी कालक्रम निर्धारित किया गया है। सबसे पुरानी सभ्यता ऐसा माना जाता है कि 6000 लेके 2600 BC तक का जो काल है वो प्री सिंधु है या प्री हड़प्पन बोल सकते हैं। 2600 से लेके 1900 का जो काल है वो गोल्डन एरा कहलाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। गोल्डन एरा क्यों कहलाता है? गोल्डन एरा इसलिए कहलाता है कि जितने भी बड़ी साइट्स हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो धोलावीरा हो, वो सभी की सभी साइट्स कहां मिली है, कब मिली है? 2600 से 1900 BC के बीच में मिली है। तो इसलिए इसको ये भी कहते हैं। एक लेट हड़प्पन है तो वो लगभग 1900 से लेकर 1300 BC के आसपास में। ये इसका कालक्रम निर्धारण हो गया। अब ये देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं तो किन के बल पे पढ़ रहे हैं? ऐसे कौन विद्वान लोग रहे होंगे, ऐसे कौन आर्कियोलॉजिस्ट रहे होंगे कि जिनकी बदौलत अपन आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो उल्लेख किया गया था वो 1826 में एक इंग्लिश फौजी था या फिर इंग्लिश सैनिक थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन को ऐसे चीजें ढूंढने का शौक था, तो वो रिजाइन करके अपनी नौकरी से वो उधर घूम रहे थे, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया का एरिया, पाकिस्तान का एरिया। तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा को देखा था, लेकिन उनको लगा ये कोई ऐसे ही कोई 100-200 साल पुराना, 500 साल पुराना होगा। अभी उस तक की आर्कियोलॉजिकल पद्धतियां नहीं थी कि उसका टाइम निर्धारण भी हो सके, इसलिए उन्होंने उनको उस टाइम पे कोई बात नहीं करी। लेकिन इंग्लैंड में गया तब उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। और हाँ, तो दोस्तों अपन ने कालक्रम देख लिया था और ये भी देख लिया कि चार्ल्स मेसन जो है, चार्ल्स मेसन इधर की सैर करते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, आसपास के एरिया में फिरते हैं। तो उनको मोहनजोदड़ो नाम की एक जगह, हड़प्पा एक जगह मिलती है, वहां पे वो कुछ ऐसे ईंटें वगैरह देखते हैं, कुछ पुरानी चीजें देखते हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाने के बाद में उन्होंने अपनी बुक में ये चीजें लिखी। कुछ समय बाद, 20-25 साल बाद में, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक, वो भी ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि उस टाइम उस तरफ घूमते समय हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो उनको क्या मिला? उनको सिक्के मिले, उनको मुहरें मिली, मुहर थी जिसमें यूनिकॉर्न मुहर थी। तो उन्होंने भी ऐसा दिमाग नहीं लगाया था उस टाइम तक कि इतनी पुरानी कोई सभ्यता रही होगी यहां पे। तो वो सिक्कों को ऐसा माना है उन्होंने कि जैसा कि वो क्या कर रहे थे, वो स्तूपों की जानकारी प्राप्त करते थे। उनको लगा कि ये लगभग गुप्त काल की चीजें होंगी, अलेक्जेंडर के टाइम की चीजें होंगी, लेकिन उससे पुरानी उन्होंने नहीं सोची। तो उन्होंने उसका उल्लेख इस तरह से किया कि ये पुरानी चीजें हैं, लेकिन इतनी पुरानी नहीं है कि 2500 साल पुरानी है। लेकिन उनमें एक खनक थी, वो चाहते थे कि मैं ऐसी चीजों का और उत्खनन करूं, मेरे को और इतनी सारी चीजें मिले। तो उन्होंने खूब बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों से यह बात कही थी कि यार कुछ ऐसा एक सिस्टम हो जहां पे कुछ मेरे कलीग्स हों
कुछ मेरे को फंड मिले और उस फंड से मैं क्या करूं, मोहनजोदड़ो में जाऊं और मोहनजोदड़ो में जाऊं, आसपास में जितने भी हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी आसपास के एरिया है वहां पे मैं एक्सकेवेशन करूं। उस टाइम तक ये नाम नहीं था, लेकिन उनका कहना इस एरिया में ऐसा काम करूं। लेकिन जो अधिकारी थे वो कहाँ मानने वाले, और उनको तो इस चीज से फुर्सत नहीं कि इंडिया में क्या क्या चीजें उनको लूट के बाहर ले जाएं। तो यहाँ पे पैसे तो वो कहाँ से लगा देते, क्योंकि इस चीज में आप उनको वापस धन तो मिलने वाला नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी। तो उन्होंने उनको कई बार फटकारा कि यार क्यों आता है वापस आ जाता है, जाता है वापस आ जाता है, जाता है वापस आ जाता है। इन्होंने कई बार किया था ऐसे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई बार गए थे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से बोला था यार एक ऐसा विभाग बना दो, कुछ मेरे को ऐसे लोग दे दो जिससे मैं ऐसे काम कर सकूं। उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, लेकिन उन्होंने उसकी काम बात को नहीं माना। इसके चक्कर में वो बर्खास्त भी हो गए। अब टाइम आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद में रूल चेंज होता है, महारानी के अंडर में रूल आता है। तो महारानी 1859 के आसपास, 1859 में इंडिया आती है। उस टाइम पे ये सलाह लेती है, सबसे पूछती है कि किसको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे क्या स्थापित करना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भी पता लगता है कि विक्टोरिया आई हुई है, तो ये एक मौका है कि अपन कुछ ऐसा करें जिससे कि यहाँ पे इस विभाग की स्थापना हो जाए। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। तो उसके जवाब में उनको भी एक फरमान आ गया, ठीक है आप जाइए वहां पे और स्थापना कीजिए और आप उसके अध्यक्ष बन जाइए। तो आते हैं, आके 1861 में वो एएसआई की स्थापना करते हैं। 1861 में वो एएसआई की स्थापना करते हैं दोस्तों। 1861 में वो एएसआई की स्थापना करते हैं और वो इसके अध्यक्ष बन जाते हैं खुद ही, क्योंकि उन्होंने इतने प्रयास किए थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल के लिए। तो इनको इंडियन आर्कियोलॉजिकल का फादर भी कहते हैं। कि इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी होने लगी उसका पूरा श्रेय किनको जाता है, उनको ही जाता है। ये बातें हो गई। ये मैंने आपको बताया कि मूरे में सिक्के उनको मिले, लेकिन इसकी प्राचीनता को वो नहीं समझ पाए, तो उनका मानना था कि भारतीय इतिहास गंगा घाटी से शुरू होता है, लगभग 4 BC या 6 BC के आसपास है। यह है डोकरा अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे अपन क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, शुरुआत से लेकर 1826 में, बाद में 1856 में, बाद में 1861 में क्या होता है। 1856 की बात बताऊं मैं आपको। 2 इंजीनियर भाई थे जिनको रेलवे के लिए कि रेलवे की लाइन बिछानी है कराची से लाहौर तक। तो उनको ये काम सौंपा गया था कि भाई आप ये काम करो। तो वहीं पे हड़प्पा पड़ता है। तो उन्होंने भूल में, हालांकि उनको नहीं पता कि यहाँ पे कोई पुरानी बस्ती रही होगी, उन्होंने भूल में, आप ये अंदाजा लगाइए कि वो पक्की ईंटें इतनी ज्यादा मजबूत रही होगी कि 2000 साल पुरानी अभी भी अपने पक्के स्वरूप में वहां पे मौजूद थी। तो उन्होंने उन जितनी भी वहां पे ईंटें थी उनमें वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां से ईंटें उठाई और रेलवे लाइन पे उन्होंने बिछा दी। तो ऐसे कहते हैं कि वो जो उन्होंने ये काम किया उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सती मानी जाती है, तो भारत की प्राचीन भारत की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल सती की मैं बात करूं तो वो सबसे बड़ी सती थी कि एक पूरी साइट, उसका खूब सारा भाग निकाल लिया गया और रेलवे लाइन बिछाने में लगा दिया गया। ये 1856 की बात हुई। बाद में क्या होता है, ये स्थापना मैंने बता दिया आपको इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की। 1875 में वो उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। 1875 में क्या रिपोर्ट देते हैं कि जो ये मुहरे और सिक्के मिले वो तो इतने ज्यादा प्राचीन नहीं है, उनको अभी तक उनको शोध नहीं था उस टाइम पे, कार्बन 14 पद्धति आई नहीं हुई होगी, वैज्ञानिक पद्धति उस टाइम पे आई नहीं, तो उन्होंने उसका वो पता नहीं लगा, वैज्ञानिक काल निर्धारण उसका हो नहीं पाया। तो उन्होंने लगा कि ये तो उन्होंने अपना, क्योंकि वो काम ही इस चीज का करते थे कि वो इतनी ज्यादा पुरानी, उनका दिमाग नहीं जा रहा था कि इतने साल पुराना भी कुछ होगा, कि उनको तो लगता था कि भारतीय इतिहास ही गंगा घाटी दोआब वहां से शुरू हुआ है, तो इतनी दूर तक उनकी सोच गई भी नहीं थी। ये सारी चीजें हुई। अब दोस्तों आता है 1921। उस टाइम पे जॉन मार्शल जो होते हैं वो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अध्यक्ष होते हैं। एक सेकंड।
तो 1921 में उन्होंने दयाराम साहनी जो एक्सकेवेटर थे, जो पुरातत्वविद थे, उनको यह काम सौंपा और उनको यह कहा गया कि आप मोहनजोदड़ो है उसका, जो हड़प्पा है उनका एक्सकेवेशन कीजिए। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया गया। उसके ठीक एक साल बाद में उन्होंने काम सौंपा रखलदास बनर्जी को। उन्होंने मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन किया। उनमें देखा गया उनमें बहुत सारी समानताएं थी। ये जब प्रूफ हो गया कि ये चीजें बहुत पुरानी है, लगभग 2500-2600 साल पुरानी है, उन्होंने काल निर्धारण उन्होंने तय कर लिया, तब जाके 1924 में जॉन मार्शल क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैगजीन पब्लिश नहीं होती थी, लंदन से वो एक मैगजीन पब्लिश करते हैं और उसमें सबसे पहले वो ये घोषणा करते हैं कि इंडिया हैज ए सिविलाइजेशन एज ओल्ड एज मेसोपोटामियन, कि इंडिया के पास भी एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता मिली है जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जितनी ही पुरानी है, जो कि इजिप्ट में है। मैंने बताया कि मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता है। ये सारी चीजें और सिंधु घाटी सभ्यता की ऑफिशियल घोषणा उस टाइम पे उन्होंने कर दी। इसके बाद में खूब सारे एक्सकेवेशन किए गए। आपको पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जॉन मार्शल सर है, जो उस टाइम पे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड हुआ करते थे। ये दयाराम साहनी जी है जिन्होंने हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया, और ये राखलदास बनर्जी हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन किया। 1924 में जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा इंडिया हैज ए सिविलाइजेशन एज ओल्ड एज मेसोपोटामियन एंड इजिप्ट, मेसोपोटामियन एंड इजिप्ट। ये सारी चीजें हो गई। अब 1955 में एस.आर. राव लोथल की खोज करते हैं। 1960 में बीबी लाल और बीके थापड़ कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में आती है, उसकी खोज करते हैं। कालीबंगा एक नाम इसलिए दिया गया कि वहां पे काली चूड़ियां प्राप्त हुई। बंगा का मतलब चूड़ी होती है, काली का मतलब काली होती है, काली चूड़ियां प्राप्त हुई। 2013 में वसंत सिंधे उन्होंने राखीगढ़ी में एक अनुसंधान किया। इस तरह से एक क्रोनोलॉजी हो गई। अब अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां पे है। तो मैं आपको बताऊं कि पहले तो अपन देखते हैं इसकी नॉर्थ ईस्ट ये साइड्स क्या है। सबसे ऊपर अपन देखते हैं मांडा, जो कि कश्मीर में है। नीचे अपन देखते हैं नर्मदा नदी के पास महाराष्ट्र। इधर अपन आलमगीरपुर देखते हैं, जो कि कहां है, यूपी मेरठ। और इधर अपन सूतका गेंडोर नाम की एक जगह देखते हैं, जो कि बलूचिस्तान में है। क्या है, बलूचिस्तान में। इसके अलावा खूब सारी राजस्थान में उसका भौगोलिक विस्तार आया हुआ है। गुजरात में धोलावीरा लोथल नाम की जगह मिली है। राजस्थान में कालीबंगा नाम की जैसी जगह मिली है। यूपी में आलमगीरपुर, जैसे मैंने बताया आपको। ऊपर अफगानिस्तान में सुतका गेंडोर। उसके अलावा और भी कश्मीर में साइट्स मिली हैं। पाकिस्तान में खूब सारी साइट्स मिली है। इस तरह से इसका जो भौगोलिक एरिया है अपन ये मान सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये बता दिया, अफगानिस्तान, पंजाब, वो सारी चीजें। एक इसका एरिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। कितनी पुरानी है तो मैंने बताया 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका गोल्डन एरा था। वैसे 6000 से लेकर 1300 के आसपास आती है। इसका एरिया इतना था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया रहा। ये 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये चीजें ये मैं मैप लेके आया हूं आपके सामने, जिससे थोड़ी और अच्छी समझ हो सके। तो ये गुजरात है। गुजरात में यहाँ पे लोथल, यहाँ पे यहाँ पे धोलावीरा, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, तो इसके यहीं पे होगा हड़प्पा। ये अपन देखते हैं यहाँ पे मुंडीगाक, और रोपड़ हो गया। यहाँ पे एक सबसे बड़ी साइड जो है गमेरी वाला,
गनेडी वाला बोलते हैं जिसको, या राखी गढ़ी हो गई। गनेडी वाला सबसे बड़ी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, हालांकि इसका एक्सकेवेशन 1% भी नहीं हुआ है। तो इसके बारे में एक फैक्ट बताऊंगा आपको कि अभी तक 1000 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा साइट्स में से बताऊं आपको 100 भी ऐसी साइट नहीं है जिनका अभी तक उत्खनन हुआ हो। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पहला तो इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है कि उन सब का एक्सकेवेशन हो सके। दूसरा, इतने टेक्नोक्रेट्स श्रमिक नहीं है टेक्नोलॉजी में जिनकी महारत हासिल हो। एक इतना आर्थिक संसाधन नहीं है कि इन सब का एक्सकेवेशन हो सके। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और उसके बाद में इससे रेवेन्यू जो होना चाहिए, तो और जो भी इंडस्ट्री है तो उसके मुकाबले यहाँ पे इतना रेवेन्यू भी क्रिएट नहीं हो सकता। ये खूब सारी चीजें हैं, इसलिए लगभग जो मैंने बताया 100, तो 100 वाली जो साइट्स है उनका भी 1-2% ही एक्सकेवेशन हुआ है। 5% मान के चलो आप। ये मैंने आपको बता दी सीमाएं। अब आते हैं अपन नगर नियोजन पर। तो नगर नियोजन आने से पहले मैं आपको बताऊं, दुनिया में आप, क्योंकि आपको नगर नियोजन समझना है तो उससे पहले आपको समझना होगा कि दुनिया की अच्छी सिटी लीजिए आप, या फिर इंडिया की लीजिए, दुनिया में नहीं तो इंडिया में कोई अच्छी सिटीज लीजिए। चंडीगढ़ लीजिए, सुव्यवस्थित ढंग से जो हो, चंडीगढ़ लीजिए, न्यू दिल्ली लीजिए, या जयपुर का ओल्ड सिटी लीजिए। अपन क्या देखते हैं? अपन ये देखते हैं कि जयपुर को ही लेके चलें तो जयपुर की जो ओल्ड सिटी है इस तरह से बंटी हुई है। कितने भागों में? 9 भागों में। तो वहां पे भी जैसे यहां पे छोटी छोटी सड़कें हैं, यहां पे भी छोटी छोटी सड़कें मिलती है। ग्रिड पैटर्न, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न है। और क्या है? जैसे एक जगह विधानसभा बनी होती है, उसके आसपास में छोटे छोटे मकान होते हैं, ये सारी चीजें। तो वहां पे भी एक तो वेस्ट एरिया होता था, एक ईस्ट एरिया होता था। वेस्ट एरिया में दुर्गीकृत होता था, मतलब यहाँ पे दुर्ग होते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई सामंत रहे होंगे उस टाइम के हिसाब से, कोई राजा रहे होंगे, कोई पुरोहित वर्ग रहा होगा, कोई अमीर व्यापारी वर्ग रहा हुआ होगा। और जो ये ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। ये अपन कह सकते हैं कि जनसामान्य रहे होंगे, जनसामान्य रहते होंगे। यहाँ पे अच्छी पानी की निकासी थी, इसके लिए घरों से जो नालियां आती थी वो सड़कों पे आती थी। सड़कों पे यहाँ पे नालियां बनी, पानी आता था, यहाँ पे नालियां बनी हुई थी। इसके आगे मेन होल होता था, यहाँ से सफाई की जाती थी। हर घर में कुएं मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूं फिर ये सारी चीजें। ये बता दिया, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता 2 भागों में बटे हुए थे। पश्चिम भाग ऊंचा दुर्ग होता था, शासक वर्ग रहता होगा। पूर्वी भाग आवासीय भाग था, आम जनता रहती होगी। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। किस चीज का? पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। एक साइड कालीबंगा है, वहां से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, बाकी पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। मैंने आपको बताया सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। ये देख लीजिए आप, दुर्गीकृत इलाका, स्तूप, दुर्गीकृत इलाका। इधर इधर छोटी छोटी बस्तियां हैं। और ये देखिए ईंटें, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ग्रिड प्रणाली मैंने आपको बताई। दरवाजों के जो मुख्य मार्ग पर खुलते थे, एक लोथल नाम की एक जगह, वहां पर नहीं खुलते थे बस। बड़े बड़े भवन मिलते हैं। नगर अनेक खंडों में विभक्त था, मैंने बताया ऐसे करके। जल निकास की अच्छी व्यवस्था ये इसी के लिए जानी जाती है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं तो कहता हूं आज भी अपन छोटी सिटी देखते हैं, जैसे
चूरू देख लिया जाए हमारे, या फिर सीकर में अभी सीवरेज लाइन आई है कुछ टाइम से। ये आप ऐसे देख के मान के चलो, देखो आप और सोचो कि 2000 साल पहले भी इनके पास सीवरेज लाइन जैसा अच्छा सिस्टम था, कितना डेवलप रहे होंगे। मैंने आपको कहा घरों का गंदा पानी सड़कों पे आता था, सड़कों के आसपास में नालियां बनी हुई थी, नालियां क्या होती थी, ईंटों से ढकी हुई होती थी। ये पूरा नगर देख सकते हो आप इस तरह से, मेन होल होते थे, ये नालियां एक मेन होल में जाकर खुलती थी जहां इनकी सफाई आसानी से की जा सकती थी। मैंने कुएं बताए, सभी घरों में अपने में कुएं, तो लगभग 700 कुएं मिले मोहनजोदड़ो से। एक स्नानागार मिलता है, इसको अद्भुत स्नानागार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊं आपको। ये एक ऐसा स्नानागार था, ऐसा एक यहाँ के उत्तर, इसके जो उत्तर है उसमें सीढ़ियां बनी हुई थी, इसके दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। ये एक कुएं से जुड़ा हुआ था, जैसे यहां से पानी आता था, गंदा पानी निकालने के लिए एक जगह बनी हुई थी, बीच में बिटुमिनस का लेप किया गया था। ये सारी चीजें, मंजिल था, एक मंजिल 2 मंजिले से बना हुआ था। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। इसका एक आकार था जो कि 11.88 मीटर याद रखना, 7.01 मीटर और 2.43 मीटर। 11.88 मीटर क्या थी, इसकी लंबाई थी, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी, और जो 2.43 मीटर है वो इसकी गहराई थी। इस तरह से हो गया 11.88, 7.01 और 2.43। ये मैंने बताया। इसके दोनों सिरों पर उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। पानी को रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिनस का लेप किया गया था। इसके बगल में कपड़े बदलने के लिए 6 कमरे भी बने हुए थे दोस्तों। जल आपूर्ति, पास के ये कमरे बड़ा सा कुआं बना हुआ था, मैंने बताया, जो हौज में डाल जाता था वहां से पानी। निकास के लिए इसमें गंदा पानी निकालने के लिए एक निर्गम मुख भी था, ये भी मैंने आपको बताया। ये देख लीजिए, ये सीढ़ियां, ये वो मैंने आपको जो संरचना बताई वो, इधर भी सीढ़ियां हैं, आसपास में मकान बने हुए हैं, और पूरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है निर्गम मुख वगैरह। इसके चारों ओर बरामदे बने हुए थे, 3 तरफ बरामदे बने हुए थे, सॉरी। तो ये सारी चीजें जब इसमें पाई गई है तो इसका एक अंदाजा लगाते हैं ये किस काम में यूज में आया होगा। तो अपन स्नानागार बोलते हैं, तो ये इस काम में यूज में आया होगा कि जो ये है, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, तो ये किस काम में आया होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, या फिर इसमें स्नान के लिए यूज में आया हुआ होगा। उस टाइम पर ये इतनी बड़ी संरचना मिलती है, इसलिए जो सर जॉन मार्शल थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि ये विश्व का एक आश्चर्य है, आश्चर्यजनक इमारत है। उनका ये कथन रहा, सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये आश्चर्यजनक इमारत है। कब की? उस टाइम की। एक नगार है जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जिसको कहते हैं 45.71 मीटर इंटू 15.23 मीटर बड़ा। यहां पे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे बहुत सारे, हड़प्पा से भी मिलते हैं 2 छोटे छोटे कमरे जिनको बैरक कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो श्रमिकों के लिए बने होंगे। एक बात और कि ये मैंने आपको बता दी वैसे कि लगभग 1000 प्लस 2000 लिखा है, 2000 प्लस स्थल हुए हैं, उनमें से 100 के आसपास ही खुदाई हुई है, लगभग 5% होते हैं जिसके। और खुदाई वाले स्थल में भी लगभग 5% ही, एक 5वां हिस्सा ही ऐसा खुदा गया है। क्यों? कारण अधिक लागत है, अधिक कार्यबल की आवश्यकता है, आर्थिक लाभ का कम होना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। पहला तो इनका जो मुख्य काम था वो कृषि, इसके अलावा यहां पे व्यापार भी होता था। सबसे मुख्य यहां पे कृषि ग्रामीणों भी होती थी, अधिशेष उत्पादन होता था, अधिशेष उत्पादन शहरों में आता होगा। इसके अलावा अपन को क्या होता है,
अपन जैसे कालीबंगा का एक्सकेवेशन करते हैं तो वहां पे जुते हुए खेत मिलते हैं, और वहां पे देखें क्या देखते हैं कि द्विकृषि प्रणाली, क्योंकि दो फसलों के साथ से एक साथ मिलते हैं तो द्विकृषि प्रणाली में तो अधिशेष उत्पादन होता होगा। और इसके अलावा अपन क्या देखते हैं, कालीबंगा धोलावीरा से जलाशय मिलता है, रंगपुर में देखते हैं तो धान की भूसी मिलती है। इससे क्या पता लगता है कि इसका कृषि अधिशेष होता होगा। इसके अलावा बनावली नाम की एक जगह है, वहां से मिट्टी के हल्का शक से मिलता है। हल से क्या डिनोट होता है, वापस कृषि। तो कृषि यहां का मुख्य व्यवसाय था। अपन क्या देखते हैं, अभी व्यापार कहां से होता है। अब मैं बात करूं, भारत का ट्रेड देखा जाए तो किसके माध्यम से होता है। भारत का ट्रेड अपन देखते हैं तो देखते हैं बहुत बड़े शिप्स के माध्यम से होता है, एरोप्लेन के माध्यम से, कार्गो प्लेन्स होते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं, उनके माध्यम से होता है। प्लेन उस टाइम पे चलो विकसित नहीं हुए थे, लेकिन अभी देखते हैं अपन कि अमेरिका से कोई शिप कंटेनर आ रहा है, चाइना से कोई कंटेनर आ रहा है, रशिया से कोई कंटेनर आ रहा है, तो वो जलमार्ग के थ्रू आता है, तो उसके लिए बंदरगाह बनाने की जरूरत होती है। अभी अपन बंदरगाह देखते हैं, गुजरात में बंदरगाह है, बॉम्बे में खूब सारे बंदरगाह हैं। तो उस टाइम पे भी बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, एक लोथल नाम की एक जगह है, वहां से डॉकयार्ड के अवशेष मिलते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि ये प्राचीन भारत से बाहर भी क्या करते होंगे, व्यापार करते होंगे। तो अपने साक्ष्य उपलब्ध होते हैं कि ये भारत से बाहर मेसोपोटामिया तक भी व्यापार करते थे। और व्यापार में क्या करते थे, व्यापार में यहां से अनाज जाता था, यहां से तांबा जाता था, उधर से क्या प्राप्त होता था, जैसे फारस से चांदी प्राप्त हो गई, सीसा प्राप्त हो गया, बेबीलोनिया को अपन तांबा निर्यात करते थे। और इसके अलावा अपन देखते हैं बीच में दो सिटीज आती है, दिलमून और बहरीन, दिलमून और माकन। वो बीच में कनेक्टिविटी के लिए बीच में रहते थे। इस तरह बहुत सारी जगह ऐसी है जहां से अपन को बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि बाहर भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की यहाँ पे क्या मिलती है, मेसोपोटामिया की यहाँ पर भी अपन को मुहर मिलती है, और मेसोपोटामिया में यहाँ की मुहर वहां पे मिलती है। और क्या मिलता है इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन क्या देखते हैं, देखिए विदेशी व्यापार मैंने बता दिया आपको, परिवहन, थोड़ी सड़कें मैंने बता दिया आपको, क्यों, क्योंकि परिवहन के उद्देश्य से की जाती होगी। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, हड्डी इनका व्यापार करते थे, पत्थर का भी करते थे, धातु का भी करते थे। वस्तु विनिमय होता था, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, बार्टर सिस्टम। सिक्के का इतना प्रचलन नहीं था। विदेशी संबंध मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक बस्ती थी जिसके साथ इनका व्यापार होता था ओक्सस प्रदेश तक। मेसोपोटामिया में संबंध मैंने आपको बताया कि वहां पे खुदाई में यहाँ की बहुत सारी मोहरें मिली है, और यहां पर भी मेसोपोटामिया में खूब सारी मोहरें मिली है। लापिस लाजुली एक हरा नीला पत्थर होता है जो कि आभूषणों में काम आता है। इसका व्यापार भी होता था, जो कि अफगानिस्तान में मेनली मिलता है। और चूंकि हड़प्पा में ये मिला है, मोहनजोदड़ो में भी ये मिला है, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान से व्यापार होता होगा तभी यहाँ पे आई है, क्योंकि इंडिया में तो ये होता नहीं है, पाकिस्तान में तो होता नहीं है, अफगानिस्तान में होता है। तो अफगानिस्तान में जो चीज होने वाली चीज अपने यहाँ पे मिल रही है, मतलब किसी न किसी व्यापार के माध्यम से यहाँ पे आई होगी, इसलिए लापिस लाजुली भी मिलती है। एक ये है कि वहां का क्या था, एक शासक था, सारगोन अभिलेख है वहां पे, सारगोन वहां का एक शासक था। उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि हम मेलुहा के साथ में व्यापार करते थे। तो ये मेलुहा किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो सारगोन अभिलेख में लिखा हुआ है कि मेलुहा से हम व्यापार करते थे। तो मेलुहा किसको कहते हैं, सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था मेलुहा। तो इससे भी एक प्रतीत होता है कि यहाँ की आर्थिक संबंध कैसे रहे थे। ये दो मैंने आपको बताया, दिलमून जिसे बहरीन भी कहते हैं, और एक माकन।
ये मध्यवर्ती 2 शहर थे। लापिस लाजुली मैंने आपको बताया। ये मैंने बताया फारस से चांदी और शीशा मंगाते थे, बेबीलोनिया को तांबे का निर्यात करते थे। खूब सारे ऐसे खिलौने, खूब सारी ऐसी मुहरें मिली है जिनके ऊपर नाव का दृश्य प्रस्तुत हो रखा है, बैलगाड़ी के दृश्य प्रस्तुत हो रखा है, जिससे अपन को पता लगता है कि आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी। ये हो गया। कृषि मैंने आपको बता ही दिया, प्रमुख फसलें जो सबसे पहली फसल थी, उसके अलावा और भी गेहूं हो गया, मटर, राई, ये सारी चीजें। पशुपालन होता था। अब इनका अपन देखते हैं राजनीतिक संगठन। अब देखते हैं अपन राजनीतिक संगठन। एक सेकंड, पानी पी लेता हूं। हाँ, तो अपन क्या देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थायित्व कितना टाइम तक रहा, तो अपन देखते हैं लगभग जो गोल्डन पीरियड था वो भी 600-700 साल तक चला था। तो कोई भी ऐसी सभ्यता जो 600-700 साल तक लगातार अपने गोल्डन एरा में रहती है, तो वहां पे एक अंदाजा ये बिल्कुल लगाया जा सकता है कि वहां पे कोई ना कोई ऐसी तो सत्ता तो रही होगी जिसने इसको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ के रखा होगा। इसलिए अपन एक अनुमान लगाते हैं कि वहां पे कोई ना कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसा प्रशासन रहा होगा। हालांकि इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। फिर अपन देखते हैं कि वहां पे व्यापार होता था, तो हो सकता है कि व्यापारी वर्ग वहां पे शासन करता होगा। इसके अलावा अपन को वहां पे कुछ मूर्तियां मिलती है, कुछ मुहरें मिलती हैं, उसके हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं कि उसका राजनीतिक संगठन कैसा रहा होगा। तो अपन देखते हैं, एक अपन को पुरोहित राजा है, उसकी एक वो मिलती है जिसको बोलते हैं पुरोहित राजा। तो पुरोहित राजा क्या है? एक शांतचित्त एक आदमी है, फोटो दिखाऊंगा अभी, जिसने एक सोल ओढ़ रखी है, गले में एक माला मणिया की धारण कर रखी है। एक फाइन आर्ट्स नाम से एक बुक आती है, उसके अंदर इसका पूरा अच्छे से उल्लेख किया गया है। उसने मणिया की मोती धारण कर रखा है। यहाँ पे उसके एक ऐसा मोती जैसा है, इसके ऐसे एक आभूषण, सर का एक आभूषण है, दाढ़ी बिल्कुल अच्छे से इसकी बनाई हुई है, वो सारी चीजें। तो व्यापार वाणिज्य ज्यादा होता तो ऐसा लगता है कि वहां पे व्यापारिक वर्ग शासन करता होगा। पुरोहित राजा मिलता है तो ऐसा लगता है पुरोहित वर्ग का शासन रहा हुआ होगा। फोटो शायद मैं लेके आया हूं, ये देखो आप, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये इसकी दाढ़ी वगैरह बताया था, एक सोल ओढ़ रखा है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अस्त्र शस्त्र का उस टाइम में ज्ञान इतना था नहीं। आर्थिक स्थिति हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई। अब अपन बात करेंगे सामाजिक संगठन का। सामाजिक संगठन की अपन बात करते हैं तो अपन वहां पे क्या पाते हैं? सामाजिक संगठन में अपन मातृमृण मूर्तियां अधिक देखते हैं। टेराकोटा की मूर्तियां, वो मातृमृण मूर्तियां। मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। सबसे पहला ये मातृ सत्तात्मक समाज रहा हुआ होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में मातृ मूर्तियां मिलती हैं। समाज जैसे अपन देखते हैं कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। सामान्य वर्ग अपन कहां से पता लगाते हैं कि वेस्ट और ईस्ट वर्ग विभाजन इस तरह होता था। वहां पे सिटी थी, वेस्ट में दुर्गीकृत थी, जनसामान्य था, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पे व्यापारी वर्ग रहता होगा या फिर शासक वर्ग रहता होगा, एक जनसामान्य रहता होगा। तो अपन इसका वर्ग विभाजन अपन करना चाहें तो एक तो अपन कर सकते हैं कि वणिक वर्ग
जो कि व्यापार करता है। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है तो पुरोहित वर्ग हो सकता है। सामान्य वर्ग हो सकता है। सामान्य वर्ग कैसे हो सकता है? क्योंकि अपन को सिटी में ईस्ट साइड में जो घर मिले हैं। या फिर हो सकता है शासक वर्ग, जो कि हो सकता है कि दुर्ग वाले इलाके में रहता हो। ये हो गया। किसान, क्योंकि खेती होती थी, किसान वर्ग हो सकता है। श्रमिकों के 2 आवास मिले हड़प्पा से, हो सकता है श्रमिक वर्ग रहता होगा। लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, ये इनकी सामाजिक संगठन हो गया। ये मातृ मूर्ति है, जो मैं एक फोटो लेके आया हूं, आप देख सकते हो। पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे, इसलिए ये क्या करते थे, अभी भी पुनर्जन्म में अपन विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य आपको इस तरह से मिलते हैं कि जब अपन एक्सकेवेशन करते हैं तो किसी जगह से अपन को युग्मित स्वाधान मिलता है, किसी जगह से अपन को दाह संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं, किसी जगह से अपन को आंशिक स्वाधान, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये स्वाधान के 3 ऐसी विधियां प्रचलित थी जिससे अपन को लगता है कि पुनर्जन्म के में विश्वास करते थे। क्योंकि ये उसके साथ में जो स्वाधान कर रहे थे उसके साथ में पालतू पशु भी रखते थे, उसके औजार भी रखते थे, उसके गहने भी रखते थे। इससे क्या साबित होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसी एक चीज रही होगी कि दूसरे जन्म में इसको वापस ये चीजें मिलेंगी, इसको आगे भी तो काम चलाना है, इसलिए उसकी जो संपत्ति होती थी उसके साथ में उसके बरियल कर दिया जाता था। तो 3 कौन से हैं? विधि कौन सी थी? एक था पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान। इसमें मनुष्य को पूर्ण रूप से मिट्टी में समाहित कर दिया जाता था। एक आंशिक समाधान, और एक दाह संस्कार। दाह संस्कार में व्यक्ति को क्या किया जाता है? अग्नि के हवाले कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। एक आंशिक स्वाधान हो गया, जिसमें यहां पे पूर्ण तो होता था, इसमें शरीर के कुछ पार्ट्स को भी ही बरियल किया जाता था। पुनर्जन्म की ये 3 विधियां हो गई, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान, या फिर दाह संस्कार भी इसको कहते हैं। मैंने युग्मित समाधान की आपको बात कर रहा था। लोथल और कालीबंगा, ये 2 जगह ऐसी है जहां से युग्मित समाधान के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। एक स्टडी ये कहती है, इनके कंकालों का स्टडी की गई तो ऐसा प्रतीत होता है इनको, जब उनका 3D मॉडल बनाया गया, कि उस टाइम पे जो लोग थे उनकी जो शकल, जो उनका जो फेस था, वो लगभग अभी उत्तर भारत में जो लोग हैं उनके जैसा दिखता था। गहनों का प्रयोग करते थे, पुरुष व स्त्री दोनों वर्तमान की तुलना में अधिक गहनों का प्रयोग करते थे, अधिक गहनों का प्रयोग। पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही लंबे बाल रखते थे। ये हो गया सामाजिक संगठन। अब आगे बात करेंगे अपन धार्मिक संगठन की दोस्तों। धार्मिक संगठन की अपन बात करते हैं तो अपन बार बार पाते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में मातृ मृण मूर्तियां मिलती हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है। तो मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है तो इसका कारण क्या है? इसके कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है वहां पे मातृ सत्तात्मक समाज हो, या फिर मातृ की पूजा होती हो, उनकी कोई देवियां ऐसी हो जिनकी पूजा होती हो। अपन देखते हैं कि एक मूर्ति मिलती है हड़प्पा से, जिसमें मातृ देवी की जो गर्भ है उसमें से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है उस टाइम पे योनि पूजा और लिंग पूजा
उसका प्रचलन था। उसके अलावा क्या था, मुहूर मिलते हैं। मुहूरों पे क्या मिलता है, पृथ्वी देवी की प्रतिमा मिलती है, जिसको अपन मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलना अभी बताया, उसको ही कहते हैं। इसी को उर्वरता की मूर्ति भी कहते हैं, उर्वरता देवी की मूर्ति भी कहते हैं। एक अपन को योगी बाबा मिलते हैं, जिसमें क्या है, उसके 3 सींग है। क्या है, 3 सींग है, उसके आसपास में पशु है, नीचे 2 हिरण है, और वो पद्मासन की स्थिति में बैठा है। वो पद्मासन की स्थिति में बैठा है। उसके आसपास में एक हाथी है, एक गेंडा है, 2 हिरण है। वो आपको अभी मैं फोटो दिखाऊंगा। उसको आद्य महादेव भी कहते हैं, आपको फोटो दिखाऊंगा अभी मैं। पशुपति महादेव भी कहते हैं। एक बाघ, एक गेंडा उसके आसपास में है। ये देखिए, ये यहां पे हिरण है दोनों, और उसके इधर इधर ये टूटी हुई है, यहां पे इतनी टूटी हुई खंडित मूर्ति है। ये यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न की पूजा होती होगी संभवतः है। इसके 3, और ये पद्मासन की स्थिति में बैठा है यहां पे ऐसे, ये पद्मासन की स्थिति में बैठा है। ये यूनिकॉर्न है। लिंग पूजा मैंने बताया आपको, योनि पूजा होती थी। एक और मोर मिली है, जहां पे क्या है, एक देवता विराजमान है पीपल की डालों के बीच में। ये मैंने बताया, पीपल की डालों के बीच में एक देवता विराजमान है। यूनिकॉर्न मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। ताबीज मिलते हैं। ताबीज अभी भी अपन देखते हैं कि ताबीजों का यूज क्यों होता है, ताबीज क्यों यूज में करते हैं लोग, ताबीज का यूज किस लिए लेते हैं, तो ये भी देखते हैं अपन। ताबीज का यूज लेते हैं, तांत्रिक पूजा में लेते हैं। खूब लोग अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए ताबीज बंधे हुए रखते हैं। तो उस टाइम पे भी तांत्रिक पूजा होती होंगी, अंधविश्वास होता होगा, ये सारी चीजें उस टाइम पे। हवन कुंड मिलते हैं, अग्नि वेदिका मिलती है, अग्नि कुंड भी मिलते हैं। अंधविश्वासी मैंने बताया, प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। बलि प्रथा की प्रचलन है। बलि प्रथा, क्योंकि हवन कुंड में से खूब सारी पशुओं की हड्डियां भी मिली है। हवन कुंड में से पशुओं की हड्डियां मिली है, और पशुओं की हड्डी हवन कुंड में मिल रही है, इसका मतलब यह है कि वो पशुओं की बलि देते होंगे। और ये भी शायद तांत्रिक पूजा होती होगी, या फिर अंधविश्वासी रहे होंगे इसलिए। धार्मिक स्थिति अपन ने पढ़ ली। धार्मिक स्थिति बाद में अपन आते हैं हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि की मैं बात करूं तो बेसिक बातें मैं आपको बताऊं। हड़प्पाई लिपि जो है, सबसे पहली बात तो ये पढ़ी नहीं गई है। क्या हुआ है, पढ़ी नहीं गई है। सही लिखा था, कई बार स्पेलिंग ये मात्रार्थ की गलती हो जाती है। अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पढ़ी नहीं गई है। लगभग 400 के आसपास इसके वर्ड्स मिलते हैं। इसको बुशट्रोफेडन लिपि या गोमूत्राक्षर लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। या फिर भाव चित्रात्मक। ये लगभग मुहरों के ऊपर दिखती है अपन को, लगभग मुहरों पे बनी हुई है। ऐसे अजीब अजीब से चिन्ह है, नीचे कोई है, कोई जानवर हो गया। अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, गोमूत्राक्षर है, ऐसी चीजें अभी तक अपठनीय है।
लगभग 2 से 4 शब्द मिलते हैं एक पर 400 के आसपास में। इसको बोस्टोफेडन या फिर गोमूत्राक्षर या भावचित्रात्मक भी कहते हैं। भावचित्रात्मक क्यों कहते हैं? कि हो सकता है उसके ऊपर कोई चित्र बने हुए हो, उसका कोई भाव हो, देखने से ऐसा लगता है। एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे M.K. स्टालिन। 2025 में जब 100 साल पूरे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के, तब उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो भी इस लिपि को पढ़ लेगा उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से 8.5 करोड़ रुपए, जो $1 मिलियन की उन्होंने घोषणा की थी, जो चेंज होता रहता है, $1 मिलियन उसको दिया जाएगा। अच्छा स्टेप है, हम इसका समर्थन करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं उनको कि आपने एक ऐसा अच्छा कदम उठाया जिससे कि लोग इसको पढ़ने के लिए रुचि ले। क्योंकि पढ़ी नहीं जा सकी है तो कुछ लोग कहते हैं ये संस्कृत भाषा की है, कुछ लोग कहते हैं ये द्रविडियन है, कुछ लोग बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता है, वहां की है। वो अलग अलग चीजें हैं, ये बता दी मैंने आपको। एक इसकी स्टाइल ये कि इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती है, मतलब दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। एक ये फैक्ट है, सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला है और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आई। ये मैंने बता दिया आपको। माप तोल की बात करूं तो माप तोल में यहां पे छोटे छोटे पत्थर के ऐसे माप तोल के लिए औजार मिले हैं ऐसे। और अपने इसमें एक रोचक बात क्या देखते हैं, इस टाइम पे भी माप तोल के लिए 16 की संख्या में या 16 के गुणज के रूप में बाट का प्रयोग करते थे, जो कि अभी तक अपन देखते हैं 16 आना अपन देखते हैं, 16, 64, 160, 320, ये अभी तक चल रही है, बाकी इतना कोई है नहीं। मृदभांड अपन देखते हैं कि मृण मूर्तियां मिलती है खूब सारी, उनके ऊपर रंग भी मिलते हैं, लाल, काले, सादे, बहुरंगे, अनेक बर्तन मिलते हैं। कुछ बर्तन मनुष्य की आकृति वगैरह ठीक है। मुहरे, हड़प्पा में अपन 3-4 चीजों को चूज करने के लिए मिलेगी, क्या आपको वहां से चूज करनी है एक चीजें, तो उसमें से एक अपन मोर कहते हैं। मोर बहुत ज्यादा संख्या मिलती है, 3500 प्लस मोहरें मिलती है, जिसमें किसी पे यूनिकॉर्न है, किसी पे गेंडा है, किसी पे बेल का चित्र है, किसी पे मनुष्य का चित्र है, किसी पे वृक्ष का चित्र है, किसी पे किसी चीज का चित्र है। और उन्हीं के ऊपर, मोहरों के ऊपर ही आपको क्या दिखता है, लिपि लिखी हुई दिखती है। हर पर 2-3, 4-5 शब्द ऐसे लिखे हुए मिलते हैं। इसलिए यहाँ की एक फेमस विशेषता और सर्वोत्तम कलाकृति यहाँ की मोहरें भी है। लगभग मोहरों में मैंने बताया 2-3 शब्द होते हैं, तो एक तरफ 2-3 शब्द लिखे होते हैं, एक तरफ किसी पशु का चिन्ह होता है, ये भी मैंने बताया आपको। दूसरी तरफ एक श्रृंगी, एक श्रृंगा, यूनिकॉर्न, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, मुलायम पत्थर से बनती थी। लगभग जो मोहरें थी वो लगभग चौकोर आयताकार में थी। पशुपति की मोहरा आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था मैं, जिसमें 3 सींग थे, इधर एक पशु था, बाघ था, गेंडा था, 2 हिरण थे, एक भैंसा था, इस तरह से। सबसे अधिक मोहर, ये बताऊंगा आपको, 2 फैक्ट है। पहला, सबसे अधिक मोहर मिलती है मोहनजोदड़ो से, और दूसरा फैक्ट है सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहर मिलती है हड़प्पा से। ये एक मूर्तिकला में सबसे ज्यादा तो मिलती है मृण मूर्तियां, और मृण मूर्ति के बाद में खिलौने भी खूब सारे मिलते हैं, और पुरुषों की मूर्तियां भी खूब सारी मिलती है, पशुओं की मूर्तियां बहुत सारी मिलती है, लेकिन मुख्यतः जो मूर्तियां मिलती है वो महिलाओं की मूर्तियां मिलती हैं। इसलिए मृण मूर्ति यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलती है। तो किसकी मिलती है? मातृ देवियों की मिलती है। एक साक्ष्य मिलता है बेलन घाटी से, लोहदानाला से, हड्डी से बनी हुई एक मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई, धातु से भी प्राप्त होती है।
टेराकोटा की मूर्तियां अपन बात की मैंने। एक चिपकवा विधि होती है। चिपका विधि क्या होती है कि एक जैसे मिट्टी, चिकनी मिट्टी ली, एक ऐसा मॉडल बनाया, हाथ बनाने हैं तो ऐसे वहां पे एक लकड़ी डाल के वहां पे इसके हाथ से उसको लेप दिया, इधर हाथ से लेप दिया, तो अंगूठे और अंगुलियों की प्रयोग करके जिस तरह से वो आकृति बनाते थे वो चिपकवा विधि हो गई, अंगूठे और चुटकी का इस्तेमाल करके। किस में उपयोग में आएगी? खिलौने या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में उपयोग में आएगी। सर्वाधिक सीटियां मिलती है, झुंझुने मिलते हैं, सबसे कम पुरुष मिलते हैं, एक गाय की मृण मूर्ति भी मिलती है लोथल से। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया ये देखिए आप। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पूरा पाषाण काल, पेलोलिथिक एज, दो बाद में मीजोलिथिक एज, तीसरा मैंने पढ़ाया आपको नियोलिथिक एज, चौथा मैंने छोटी सी आपको जानकारी दी होगी कि बीच में चालकोलिथिक एज आता है। बाद में मैंने आपको पढ़ाया सिंधु घाटी सभ्यता जो कि अभी भी चल रही है। ये मैंने बताया था आपको 20 लाख से 10,000 के बीच में यहाँ पे आदि मानव थे, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। हिम युग अंतिम अवस्था में नीचे तक आ गया था, उस टाइम में बर्फ से ढकी हुई थी। या बड़े बड़े जानवरों का उपयोग शिकार करते थे, यहाँ पे आते छोटे छोटे जानवरों का शिकार हुआ। यहाँ पे अग्नि का आविष्कार भी हो गया था पूरा पाषाण काल में। यहाँ पे आने के बाद में पालतू पशु, जहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कुत्ते को पाला गया। यहाँ पे माइक्रोलिथिक उपकरण, ये इंपॉर्टेंट चीजें। नियोलिथिक में इंपॉर्टेंट क्या है? व्हील का आविष्कार, प्लस में कृषि, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने क्या इसका टाइम काल देखा, कहां से कहां तक है वो सिंधु घाटी वाली, वो सारी चीजें देखी। इसका चारों तरफ का देखा, इधर मांडा है, इधर का सुतका गेंडोर है, इधर आलमगीरपुर है, यहाँ पे नर्मदा नदी के पास में है, ये सारी चीजें देखी। और सिंधु घाटी में क्या देखा? सबसे पहले चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन क्या करते हैं? चार्ल्स मेसन 1826 में हड़प्पा के बारे में बताते हैं। चार्ल्स मेसन के बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं? सबसे पहले उनको यहाँ पे मोहरें और वो मिलती हैं। 1856 में दोनों इंजीनियर भाई क्या करते हैं? ये गलती से हड़प्पा की ईंटों का उपयोग कर लेते हैं रेलवे लाइन बिछाने में। 1861 में क्या होता है? एएसआई की स्थापना हो जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। 1875 में वो उन सिक्कों के बारे में जानकारी देते हैं। 1921 में क्या होता है? हड़प्पा का दयाराम साहनी करते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन होता है, किसके द्वारा? रखलदास बनर्जी के द्वारा। 1924 में जॉन मार्शल क्या करते हैं? 1924 में जॉन मार्शल क्या देते हैं, क्या कहते हैं कि इंडिया हैज ए सिविलाइजेशन एज ओल्ड एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कहां पे है? इजिप्ट में। ये इसकी वो होगी क्रोनोलॉजी। उसके बाद में अपना आर्थिक स्थिति देते हैं। आर्थिक स्थिति में अपन देखते हैं कृषि और व्यापार मुख्यतः था। अफगानिस्तान से लापिस लाजुली अपन को मिलती है। सारगोना अभिलेख में अपन को मेलुहा नाम की एक जगह का वो मिलता है, जो कि मेलुहा अपना कहाँ है? मेलुहा यहीं पे है अपने पास में, जो कि सिंधु वाला क्षेत्र उसको कहते हैं। फारस से चांदी और शीशा लेते हैं, बेबीलोनिया को अपन तांबा देते हैं, वो सारी चीजें। डॉकयार्ड मिलता है लोथल में, उससे अपन को पता लगता है कि भाई विदेशों में इनका व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की ये जो मोहरें वो मिलती है, और यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। इससे साबित होता है कि वहां से यहाँ तक व्यापार होता था। ये आर्थिक स्थिति हो गई। धार्मिक स्थिति अपन ने देखी, बहुदेववाद, बहुदेव प्रकृतिवाद होता था। मृण मूर्तियां मिलती है, मातृ देवी की मिलती है, तो मातृ देवी का अधिक प्रयोग सत्ता थी। अंधविश्वास में उनका विश्वास था। क्यों था अंधविश्वासी? क्यों थे? अपन को देखते हैं कि अपन हड्डियां मिलती है हवन कुंड के अंदर। अपन देखते हैं कि ताबीज का प्रयोग करते थे। अपन उसमें सामाजिक स्थिति देखते हैं। सामाजिक स्थिति में अपन 4-5 वर्ग देखते हैं कि शायद पुरोहित वर्ग रहा होगा, चाहे सामाजिक स्थिति में पुरोहित वर्ग रहा होगा, या फिर शासक वर्ग रहा होगा, श्रमिक वर्ग रहा होगा, किसान वर्ग रहा होगा, वो सारी चीजें देखते हैं।
ये सामाजिक स्थिति में ये सारी चीजें हुई थी। आर्थिक स्थिति अपन देख ली, राजनीतिक स्थिति अपन क्या देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शासन है 600-700 साल तक अपन देखते हैं कि उसका गोल्डन एरा ही रहता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्ता विराजमान रही होगी, नहीं तो तभी तो वो सारा संगठित है। तो इसका मतलब या तो वहां पे कोई वणिक वर्ग ने राज किया होगा, या फिर पुरोहित वर्ग ने राज किया हुआ होगा। पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिलती है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, तो उसमें अपन देखते हैं कि वो माथे पे उसके एक बटन है, सोल ओढ़ी हुई है, शांत मुद्रा में है, ये चीजें। उसके बाद में धार्मिक स्थिति मैंने आपको बताई, ये यहाँ तक हो गया, धार्मिक स्थिति हो गई। बाद में अपन ने ये देखा लिपि में अपन देखा कि लिपि यहाँ की कोई पढ़ी नहीं जा सकी है, 300-400 के आसपास इसमें वर्ड्स हैं। एक मैंने आपको फैक्ट भी बताया, तमिलनाडु के जो एम के स्टालिन है, उन्होंने घोषणा भी की थी 2025 में कि इस लिपि को जो पढ़ लेता है उसको मैं $1 मिलियन का इनाम दूंगा। इसके अलावा अपन देखते हैं इसकी जो लिपि है उसको भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं, गोमूत्राक्षर लिपि कहते हैं, भावचित्रात्मक लिपि। और गोमूत्राक्षर लिपि के अलावा इंग्लिश में बोस्ट्रोफेडन लिपि भी कहते हैं। अपन ये देखते हैं मापतोल, तो मापतोल में अपन 16 की इकाई में बहुत सारे बाट देखते हैं, इनके अपन को साक्ष्य मिलते हैं। मृद बाण देखते हैं, मुहरे देखते हैं, मुहरों में अपन पशुपतिनाथ की मोहर अपन को मिलती है, जो कि 3 सिंह जिसपे है, उसके 2 नीचे 2 हिरण है, सांड है, गेंडा उसके आसपास में है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। मुलायम पत्थर से बनी थी, ये सारी अपन चीजें देखते हैं। वो यहां तक हो गया। प्रतिमाएं देखते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रतिमाएं अपन देखते हैं कुछ पुराकाशाण में वैसे तो हो गई थी, और इंडिया में अपन देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय अस्तित्व में आई थी। और अधिकांश मृण मूर्तियां माताओं की है, धातु से भी बनती थी। जो फेमस मृण मूर्ति अपन देख कांस्य की नृत्य की देखते हैं, जो एक हाथ ऐसे करके है उसका, वो अपन फोटो भी देखेंगे। गाय की मृण मूर्ति वगैरह देखते हैं। बनावली राखीगढ़ से माता देव की मूर्तियां मिलती है। दाढ़ी वाले पुरुष की मृण मूर्ति लोथल से मिलती है, धातु से बनी मूर्तियां मिलती है। एक लोस्ट वैक्स तकनीक, पिघले हुए मोम का प्रयोग करके करते थे। क्या करते थे, एक तकनीक होती थी, क्या होता था जिसमें एक मॉडल बनाते थे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये कांस्य की मूर्ति, इसमें एक हाथ में बहुत सारे कंगन है, एक हाथ में 2-3 कंगन ही है, हाथ में गले में उसके हार बंधा हुआ है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची है। मोस्ट फेमस जो यहाँ की मूर्ति मिलती है वो है लोस्ट वैक्स विधि। सबसे पहले मोम की मूर्ति बनाते हैं, मोम की मूर्ति बना ली, उसके ऊपर मिट्टी का लेप करते हैं, इसको सुखा देते हैं। फिर इसमें लोहे की गर्म जो सलाखियां उससे वो मोम को निकाल लेते हैं, जिससे उसका ढांचा ही बचता है। ढांचे में पिघली हुई जो धातु होती है वो डाल देते हैं, और उसको सूखने के बाद में वो वापस मिट्टी का खोल होता है वो तोड़ लेते हैं, और बनके तैयार हो जाती है मोम की मूर्ति बनाना। कैसे, इसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप करते हैं, बाद में इसको सुखाते हैं, लोग इस सलाखों से डालकर मोम बाहर निकाल लेते हैं, मूर्ति के आकार का सुराख बना लेते हैं, बन जाता है। अब इस सुराख में धातु को पिघलाकर अपन डाल देते हैं, ठंडा होने पर भारी मिट्टी का हटा देते हैं, जिससे मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। ये लोस्ट वैक्स विधि होगी, जिसमें 81 की नृत्य की है। 1921 में प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से 10.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको लंबाई बताई, मैंने बताया कोई वस्त्र नहीं है, एक हाथ में बहुत सारे चूड़े हैं, एक में 2-4 कंगन ही है, गले में हार है, ये सारी कमर मेखला, गले में कमर में भी इसके मेखला, वो जो अपन अपनी लैंग्वेज में तागड़ी बोलते हैं वो है। आज तक यहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में अपन और इसके बारे में बातें करेंगे कि सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल कौन से थे, सबका अपन अलग अलग देखेंगे। हड़प्पा में क्या मिला है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, राखीगढ़ी में क्या मिला है, रोपड़ में क्या मिला है, सुतका गेंडोर में क्या मिला है, जितने भी साइट है सभी का अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप ये क्लास लीजिए, अच्छी लगती है तो इसमें कमेंट सेक्शन में भी कुछ लिखिए, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। प्लिंथ सिविल्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपको क्लास ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, अपन 63 पीडीएफ तक आ गए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता अपन पूरी कर लेंगे, तो लगभग थोड़ी सी पीडीएफ और बची है। और क्लास ठीक लगी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो।
और हमारे YouTube चैनल जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो उसको भी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इफ यू लाइक और एंजॉय द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं आपको से फिर से विदा लेता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।